हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं कि जवाहर नवोदय का मैथ का न्यू सिलेबस क्या है। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, एक मिनट बताना बेटा, मेरी वॉइस आ रही है नहीं आ रही है? हेलो। अच्छा। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसका सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? सिलेबस पता होना चाहिए, पाठ्यक्रम पता होना चाहिए। भाई अपने पाठ्यक्रम में कितने टॉपिक है, उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम मैथ के पाठ्यक्रम के बारे में संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। पूरा सिलेबस आज देखने वाले हैं कि कौन कौन से हम टॉपिक कवर करेंगे नवोदय के लिए, ताकि हमारे 25 नंबर आ सके। ठीक है, आ जाओ सबसे पहले सभी, फिर हम स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं केवल मैथ की ही बात करूंगा यहाँ, और किसी सब्जेक्ट की बात नहीं करूंगा। हमारे जो नवोदय में आएगी अंगणित परीक्षा, अंगणित का मतलब मैथ, कितने क्वेश्चन आएंगे? 20 क्वेश्चन आएंगे। कितने नंबर के आएंगे? 25 नंबर के आएंगे। और टाइम आए चाहे 60 मिनट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टाइम 60 मिनट ले सकते हो। 2 घंटे का पेपर टोटल पेपर होता है, 20 मिनट में आपको रीजनिंग करना है, 60 मिनट आप इसके लिए ले सकते हो। और हिंदी के लिए बाकी जो बच गई 40 मिनट आप हिंदी के लिए ले सकते हो। ठीक है, देखो हमारे सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक है। इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य अभ्यर्थी की अंगणित में आधारभूत दक्षता को मापना। इस परीक्षा के 20 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? 20 प्रश्न। निम्नलिखित 12 विषयों पर आधारित होंगे। 12 विषय का मतलब 12 टॉपिक होंगे आपके। 12 टॉपिक कौन से होंगे? Arithmetic test. The main purpose of this test is measure candidate basic competence in arithmetic. All the 20 question of this test will be based on the following 12 topics. 12 topics कौन कौन से होने वाले हैं? पहला है आपका संख्या और संख्या पद्धति। कौन सा है? संख्या और संख्या पद्धति। नंबर्स एंड न्यूमेरिक सिस्टम। नंबर और न्यूमेरिक सिस्टम, नंबर सिस्टम भी से हम बोल सकते हैं। सेकंड हमारा टॉपिक है पूर्ण संख्याओं पर आधारभूत 4 संक्रियाएं। पूर्ण पूर्ण संख्याओं पर आधारभूत 4 संक्रियाएं। 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन देम होल नंबर। सारी चीजें मैं आगे विस्तार से बताऊंगा कि संख्या पद्धति में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पूर्ण संख्याओं में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हर टॉपिक के बारे में डिटेल से बताने वाला हूं। इसके बाद में हमारा तीसरा टॉपिक रहने वाला है गुणनखंड और अपवर्त्य, उनके गुणों से संबंधित। अपवर्त्य को हम गुणज भी बोलते हैं। फैक्टर एंड मल्टीपल इंक्लूडिंग दियर प्रॉपर्टीज। इसके बाद में चौथा टॉपिक है हमारा दशमलव और उन पर आधारभूत संक्रियाएं। डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑन देम। हमारे देखो कौन कौन से टॉपिक करवा दिए हैं मैंने आपको कौन कौन से टॉपिक करवा दिए। ये टॉपिक करवा दिया दशमलव और उन पर आधारभूत संक्रियाएं, डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन देम। इसके बाद में ये भी टॉपिक मैंने आपको करवा दिया, भिन्नों को दशमलव भिन्न में और दशमलव भिन्न को भिन्न में बदलना, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन टू डेसिमल एंड वाइस वर्सा। ये भी आपका टॉपिक हो गया है। इसके बाद में है लंबाई, द्रव्यमान, धारिता, समय, धन आदि का क्या पढ़ना है? मापन, मेजरमेंट आपको पढ़ना है। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास, कैपेसिटी, टाइम, मनी, इड्स, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद में हमारा ये टॉपिक हो गया है संख्यात्मक व्यंजकों का सरलीकरण, मतलब सिंप्लीफिकेशन। जिस टॉपिक में हमने वी बोर्डमास का नियम पढ़ा था, वी बोर्डमास का कंसेप्ट पढ़ा था, वो इस 7th टॉपिक में शामिल है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। इसके बाद में हमारा 8वां टॉपिक है भिन्न संख्याओं का। भिन्न संख्याएं, भिन्न संख्याएं कौन सी संख्याएं? जिनका सम्मान भिन्न, मतलब हर सम्मान वाली, हर सम्मान वाली कौन सी भिन्न होती है, यह भी मैं बता दिया आपको। उनका भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाना, भिन्नों का गुणा करना, ये चीजें मैंने आपको बता दी है। असमान हर वाली भिन्न का
भाग आपको शामिल नहीं है। फ्रैक्शनल नंबर्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शनल एंड मल्टीप्लेक्शन अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक का मतलब असमान हर वाली, उनका डिवीजन शामिल इसमें नहीं है। इसके बाद में 9th हमारा टॉपिक रहने वाला है लाभ और हानि। कौन सा टॉपिक रहने वाला है? लाभ और हानि, और इसमें प्रतिशत के बिना, प्रतिशत की गणना के बिना इक्वेशन आएंगे। मतलब इस टॉपिक में आपके लाभ और हानि वाले में प्रतिशत का कोई सवाल नहीं आएगा। लाभ और हानि के प्रतिशत की गणना प्रकरण से छूट दी गई है। प्रॉफिट एंड लॉस विदाउट कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम द टॉपिक। ठीक है, ये सिलेबस आप ओरिजिनल वेबसाइट से भी देख सकते हो। ओरिजिनल वेबसाइट से देखने के लिए आपको क्या करना होगा? देखो, आपको जाना होगा नवोदय की ओरिजिनल वेबसाइट पर। ओरिजिनल वेबसाइट है ये, इस पर आप नीचे जाना है और यहाँ पर प्रोस्पेक्ट है ना, प्रोस्पेक्ट पर क्लिक करके भी चेकआउट कर सकते हैं। ये मैं ओरिजिनल सिलेबस 2026 का जो सिलेबस है वो बता रहा हूँ मेरे दोस्त। कितने का? 2026 का। ठीक है, देखो यहाँ पर कौन से पेज पर मिलेगा? ये रीजनिंग का सिलेबस आ गया। इसके बाद में आएगा आपका मैथ का सिलेबस। ये आपके 12 टॉपिक दे रखे हैं ना, ये देखो, ये देख लो एक बार। ये 12 टॉपिक है आपके मैथ के यहाँ तक। ठीक है, इन्हीं को मैं लाया हूँ हिंदी में कन्वर्ट करके, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, आप ताकि अच्छी तरीके से समझ सके। सारी चीजें आपको ऑथेंटिक मिलने वाली है, कोई भी यहाँ पर फेक नहीं मिलने वाली, आपको सही मार्गदर्शन मिलने वाला है। ठीक है, अब देखो अगला हमारा टॉपिक रहेगा परिमाप और क्षेत्रफल से रिलेटेड। बहुभुज का परिमाप क्या है, वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल, आयत का परिमाप और क्षेत्रफल, त्रिभुज का परिमाप और क्षेत्रफल, ये चीजें इसमें पूछेगा। पैरामीटर एंड एरिया, पैरामीटर ऑफ पॉलीगन, एरिया ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल, एज ए पार्ट ऑफ रेक्टेंगल। इसके बाद में हमारा अगला 11वां चैप्टर आएगा कोण के प्रकार। कोण क्या होता है, कोणों के प्रकार, इसका सरल अनुप्रयोग, मतलब कोणों का प्रयोग कैसे करेंगे वो चीजें हम पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ एंगल एंड इट्स सिंपल एप्लीकेशन। ठीक है, इसके बाद में हमारा लास्ट टॉपिक रहने वाला है बार से, मतलब ग्राफ से रिलेटेड, रैखिक चार्ट का उपयोग करके आंकड़ों का विश्लेषण, डाटा एनालिसिस यूजिंग बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, ये चीजें आपकी रहने वाली है। संख्या और संख्या पद्धति में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये मैं बता देता हूं। नंबर और नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम पढ़ने वाले हैं अंगणितीय शब्दावली। अंगणितीय शब्दावली क्या होती है, जैसे अंक क्या होता है, डिजिट क्या होता है, नंबर क्या होता है, ये चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान क्या होता है, डिजिट ऑफ नंबर, जैसे इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़े का अंक, हजार का अंक, 10,000 का अंक, ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं। स्थानीय मान और वास्तविक मान इसमें पढ़ने वाले हैं। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू इसमें हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हम पढ़ेंगे संख्याओं की तुलना करना, कंपैरिजन ऑफ नंबर, कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, आरोही क्रम में जमाना, अवरोही क्रम में जमाना, ये चीजें पढ़ेंगे। इसके बाद में संख्याओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, कौन सी प्राकृत संख्या है, कौन सी नेचुरल नंबर है, पूर्ण संख्या कौन सी होती है, सम संख्या कौन सी होती है, विषम संख्या कौन सी होती है, भाज्य संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्या कौन सी होती है, ये चीजें हम किस में पढ़ने वाले हैं, संख्याओं के वर्गीकरण में हम पढ़ेंगे। इसके बाद में संख्याओं का सन्निकट पढ़ेंगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ नंबर, संख्याओं को सन्निकट करना, मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना, जैसे दहाई के अंक को सन्निकट करना, हजार के अंक के सन्निकट करना, सैकड़े के अंक को सन्निकट करना, कैसे करेंगे ये चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में अगला हमारा
बिंदु आता है पूर्ववर्ती एवं अनुवर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब प्रीडिसर, जो पहले संख्याएं आती है, किसी संख्या के पहले जो कौन सी संख्या आएगी और बाद में कौन सी संख्या आएगी, पहले आने वाली को प्रीडिसर बोलेंगे और बाद में आने वाले को क्या बोलते हैं, सक्सेसर। ये पढ़ेंगे। इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं संख्याओं की विभाजकता के नियम, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ नंबर्स। डिविजिबिलिटी क्या होता है, ये आपके हर काम में आने वाला है। जैसे हम 2 का भाग देते हैं, 3 का भाग देते हैं, हम कैसे पता करेंगे कि इस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा नहीं जाएगा, ये इसी से पता चलता है। 3 का जाएगा नहीं जाएगा, 5 का जाएगा नहीं जाएगा। डायरेक्ट काटने के लिए हमारे को किसकी जरूरत पड़ने वाली है, विभाजकता के नियम की जरूरत पड़ने वाली है। जैसे मैं बताता हूं 2 से 10 तक के नियम आपको याद होने चाहिए। इसके बाद में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना, डिटरमिनिंग द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। सबसे बड़ी संख्या आपको पास में दे देगा कि 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या बनाओ, इनकी सबसे छोटी संख्या बताओ, कोई भी डिजिट्स देख सकता है भाई। इन डिजिट्स की आपको सबसे बड़ी संख्या बनानी है और सबसे छोटी संख्या बनानी है। अब हमारा दूसरा टॉपिक आता है पूर्ण संख्याएं और उन पर आधारभूत संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याओं का मतलब, जैसे यहां पर पूर्ण संख्याओं में याद रखना, पूर्ण संख्याओं में क्या शामिल नहीं है, एक तो दशमलव वाली संख्या शामिल नहीं है, डेसिमल वाली संख्या इसमें शामिल नहीं है और भिन्न वाली इसमें शामिल नहीं आती। पूर्ण संख्या क्या होती है, जो जीरो से शुरू होकर अनंत की ओर जाने वाली संख्या क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे अनंत की ओर जाने वाली संख्या क्या कहलाएगी, आपकी पूर्ण संख्या कहलाएगी। और पूर्ण संख्या में दशमलव वाली संख्या शामिल नहीं होती है। दशमलव संख्या अलग होती है, भिन्न संख्या अलग होती है और पूर्ण संख्या अलग होती है, ये ध्यान रखना है। पूर्ण संख्याओं को जोड़ना पड़ेंगे, कैसे नॉर्मल जोड़ करते हैं ये आपके इसमें है। पूर्ण संख्याओं का घटाना, कुछ क्वेश्चन आपके थ्योरी से रिलेटेड आएंगे, उनमें आपको जोड़ना होगा, मतलब वो पूर्ण संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। पूर्ण संख्याओं का गुणा करना मतलब मल्टीप्लाई करना, इसके अलावा पूर्ण संख्याओं का भाग करना, ये शामिल है। सबसे पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि मेरी आवाज में आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, जो बीच में चर चर की आवाज आती है ना, वो आ रही है नहीं आ रही है, आपको बताना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में यदि आवाज खराब आ रही है तो यस सर लिखकर आपको भेजना है। नेक्स्ट हमारा तीसरा टॉपिक है गुणनखंड और अपवर्त्य, उनके गुणों से संबंधित। अपवर्त्य को हम बोलते हैं गुणज भी बोलते हैं। गुणनखंड का मतलब फैक्टर और अपवर्त्य गुणज का मतलब होता है मल्टीपल। इनकी प्रॉपर्टीज हम पढ़ने वाले हैं। गुणज क्या होता है, गुणज को बोलते हैं मल्टीपल। जैसे पहाड़े होते हैं ना, सभी पहाड़ों को हम क्या बोलने वाले हैं, गुणज बोलने वाले हैं, मल्टीपल बोलने वाले हैं। सभी जो टेबल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल बोलते हैं, गुणज कहते हैं। फिर हम पढ़ेंगे गुणनखंड। गुणनखंड क्या होते हैं, फैक्टर क्या होते हैं। जैसे हमारे पास संख्या है 9 है, 9 के आपको गुणनखंड बताना है, तो कैसे बताओगे, इसमें किस किस का भाग जा रहा है। जैसे ये किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 3 से डिवाइड होगा। तो इसके गुणनखंड क्या है, इधर जो संख्याएं आती है वो इसके गुणनखंड होती है। इसके गुणनखंड है 3 1 और 9। कोई भी संख्या होती है उसमें एक तो स्वयं का पूरा पूरा भाग जाता है और एक तो एक का तो सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाता है। जैसे 9 में आपको 9 है, हमारे पास में जो 9 है इसमें 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा, 9 1 जा 9। एक का भी इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा और 3 का भी इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। इसका मतलब ये निकला कि 2 संख्याएं एक ऐसी है जिनका किसी भी संख्या में पूरा पूरा भाग जाता है। कौन सी 2 संख्या, एक तो स्वयं हो जाएगी और एक हो जाएगी। तो ये इसके जो गुणनखंड है ये गुणनखंड हो जाएंगे, ठीक है। फिर हम पढ़ने वाले हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, ये पढ़ेंगे। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर।
अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे? अभाज्य संख्याओं का भाग देंगे। अभाज्य संख्या पढ़ेंगे कि अभाज्य संख्या क्या होती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये अभाज्य संख्या क्यों है? जिन संख्याओं में केवल दो ही संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। इसका मतलब है कि केवल दो ही संख्याओं का भाग जा रहा है। जैसे 2 में केवल 2 का और 1 का ही भाग जा रहा है, एक तो स्वयं का और एक का भाग जाता है, वही अभाज्य संख्या होती है। या जिसके केवल दो ही गुणनखंड हो, दो ही फैक्टर हो, वो कौन सी संख्या होगी? अभाज्य संख्या। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम अभाज्य संख्याओं का भाग देंगे। अभी हम सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं, आज हम कोई पढ़ नहीं रही, ये चीज आप दिमाग में बैठा लेना। आज मैं डिटेल से आपको सिलेबस बता रहा हूं कि हमारे सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, हमने क्या क्या पढ़ लिया और क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कितने टॉपिक है और कितने टॉपिकों से आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में दशमलव वाला टॉपिक हमारा हो चुका है, दशमलव और उन पर आधारभूत संक्रियाएं, डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन देम। ऑपरेशन फंडामेंटल का बेसिक अभिक्रियाएं मतलब क्या होगा? उसका जोड़ना, दशमलव का घटाना, दशमलव का गुणा करना, दशमलव का भाग करना, ये चीजें हमने इसमें सीखी है। दशमलव संख्याओं में प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान, डेसिमल में स्थानीय मान निकालना कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू क्या है। दशमलव संख्या का विस्तारित रूप, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर, ये हमने पढ़ा है। समान दशमलव, इक्वल दशमलव पढ़ा है जो। इसके बाद में असमान दशमलव, अनइक्वल डेसिमल, दशमलव संख्याओं की तुलना करना, कंपैरिजन ऑफ डेसिमल नंबर्स, कौन सी दशमलव में बड़ी होती है, कौन सी छोटी होती है, डेसिमल का अवरोही क्रम, आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर हमने पढ़ा है। इसके बाद में हमने पढ़ा दशमलव का जोड़, सम ऑफ डेसिमल नंबर। इसके बाद में हमने पढ़ा दशमलव का घटाना, सबट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर्स, दशमलव संख्याओं का गुणा करना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर। और लास्ट हमने पढ़ा दशमलव संख्याओं का भाग, डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। ये हमारे 4th चैप्टर में हमने कंप्लीट किया। चैप्टर नंबर 5 था हमारा भिन्नों को दशमलव भिन्न में और दशमलव को भिन्न में बदलना, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन टू डेसिमल एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब है इसका उल्टा, भाई फ्रैक्शन को डेसिमल में बदलना और डेसिमल को किस में बदलना? फ्रैक्शन में बदलना, ये हमने सीखा है। ठीक है, जैसे आपके पास में ये है भिन्न है, इसको बोलेंगे हम भिन्न फ्रैक्शन। इसको डेसिमल में कैसे बदलेंगे? ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली का संख्या का भाग दिया, ऐसे ही बदलेंगे। भाग नहीं जाता तो पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगते ही यहाँ क्या लगती है? 0। फिर कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो 2 पंजा कितना होता? 10, पूरा पूरा गया तो 0 बचा, तो 1/2 का मतलब कितना हुआ? 0.5 हो गया। ये 0 यहाँ बची तो यहाँ भी उतार सकते हैं, तो इसको 0.50 भी लिख सकते हैं। 1/2 को डेसिमल में बदला तो कितना आया? 0.50 आया। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास में जैसे डेसिमल की कोई संख्या है 0.37, ये हमारे पास में डेसिमल की संख्या है। इसको हम फ्रैक्शन में बदलते हैं, भिन्न में बदलते हैं। ये कौन से में है? दशमलव में है। इसको भिन्न में बदलने के लिए क्या करना होगा? हमारे को सबसे पहले पॉइंट हटाना होगा। सबसे पहले क्या करेंगे? पॉइंट हटाएंगे। यहां का हमने पॉइंट हटाया तो नीचे क्या लगेगा? 1। इधर राइट साइड में कितने अंक है? 2, तो 2 0 लग जाएगी। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 37/100 आने वाला है, 37/100 आने वाला है। एक चीज आप ध्यान रखना, किसी भी संख्या के आगे हम 0 लगाते हैं तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। किसी भी नंबर्स के हम जस्ट आगे 0 लगाते हैं तो नंबर्स में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे हमारे पास में संख्या है 37, इसके आगे हमने 0 लगाया तो भी ये 37 ही रहने वाला है। यदि 37 के पीछे हम 0 लगाते हैं तो ये नंबर चेंज हो जाता है, ये संख्या चेंज होकर क्या हो जाएगी? 317 हो जाएगी, 370 हो जाएगी। ठीक है,
इसके बाद में हम पढ़ेंगे लंबाई। लंबाई क्या होती है? लंबाई को मापने के लिए किस किस का प्रयोग करते हैं? जैसे मीटर का हो गया, गज का हो गया, ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं। किलोमीटर हो गया, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, मिलीमीटर क्या होता है, ये चीजें हम लंबाई के मापन में पढ़ने वाले हैं। मापन का मतलब मापना। लंबाई को किस किस से मापा जाता है? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर, गज, फुट, इन चीजों से मापा जाता है। इन चीजों का अध्ययन करेंगे। इसके बाद में द्रव्यमान। द्रव्यमान का मतलब वजन। जैसे हम चाय को, चीनी को, गुड़ को, इनको किससे मापते हैं? केजी में मापते हैं ना, किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, ये हम पढ़ने वाले हैं द्रव्यमान में। इसके बाद में धारिता। धारिता का मतलब वॉल्यूम, आयतन। जैसे एक गिलास में कितना पानी आ सकता है, एक मग में कितना दूध आ सकता है, ठीक है, एक बोतल में कितना जूस आ सकता है, ये जितना उसमें तरल पदार्थ आ सकता है उसको हम बोलते हैं धारिता, वॉल्यूम भी किसको कहते हैं। इसके बाद में समय। समय के बारे में, समय को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सेकंड का, मिनट का, घंटे का, दिन का, हफ्ता का, वर्ष का, ये आपके समय की इकाई हो गई। इसके बाद में धन। धन का मतलब यहां से रिलेटेड है रुपए से। रुपए का मतलब, धन का मतलब धन को किसमें, एक तो पैसा हो गया, रुपया हो गया, डॉलर हो गया, इस चीजों में हम मापते हैं। इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है हमारा संख्यात्मक व्यंजकों का सरलीकरण। सिंप्लीफिकेशन वाला टॉपिक है, सरलीकरण। और इसमें हमने क्या पढ़ा था? वी बोर्ड मास पढ़ा था। क्या पढ़ा था मेरे दोस्त? वी बोर्ड मास। और ये वी बोर्ड मास नियम कब काम में आता है? जब क्वेश्चन में आपके दो या दो से ज्यादा चिन्ह हो। चिन्ह किसके? जैसे भाग का चिन्ह आ गया, गुणा का चिन्ह आ गया, माइनस का चिन्ह आ गया, प्लस का चिन्ह आ गया, या 2-3 आपके पास में ब्रैकेट आ सकते हैं। जब दो या दो से ज्यादा चिन्ह आए तो हम कौन सा नियम लगाते हैं? वी बोर्ड मास का नियम लगाते हैं। किसका नियम लगाते हैं मेरे दोस्त? वी बोर्ड मास का नियम लगाते हैं। वी का मतलब होता है वेन्यूकुलम। क्या होता है? वेन्यूकुलम। वेन्यूकुलम को बोलते हैं हिंदी में बार, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेन्यूकुलम। बार क्या होता है? जैसे कोई संख्या है, इसके ऊपर जो लाइन खींची होती है, दो संख्याओं के बीच में कोई भी चिन्ह आ सकता है, प्लस का, माइनस का, गुणा का और भाग का, ऊपर जो लाइन खींची जाती है इसको हम बोलते हैं वेन्यूकुलम बार। इसके बाद में ब्रैकेट आपको पता ही है, कितने प्रकार के ब्रैकेट होते हैं? 3 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। एक तो स्मॉल ब्रैकेट, एक मीडियम ब्रैकेट, एक बिग ब्रैकेट। छोटा ब्रैकेट, मध्य का ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। इसके बाद में ऑफ। क्वेश्चन में क्या लिखाएगा? इंग्लिश में ऑफ, और हिंदी वाले क्वेश्चन में लिखाएगा का। इसका मतलब है कि आपको तुरंत गुणा करके लिखना है। तुरंत क्या करना है? गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसे हिंदी में कैसे आएगा? 3 का 4। 3 का 4 का मतलब 3 को आपको क्या करना है? 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 12। इंग्लिश में कैसे लिखाएगा? 3 ऑफ 4। 3 ऑफ 4 का मतलब तुरंत आपको गुणा करना है, गुणा का चिन्ह भी नहीं लगाना है। क्या? गुणा का चिन्ह भी नहीं लगाना, आपको जस्ट गुणा करना है। 3 4 जा कितना हो गया? 12 है, ऐसे करना है। इसके बाद में डी का मतलब होता है डिवाइड करना। क्या होता है? डिवाइड करना, भाग करना, डिवीजन। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, गुणा करना। ए का मतलब ऐड करना, जोड़ना। एस का मतलब होता है सबट्रैक्शन करना, घटाना। ठीक है। क्वेश्चन में सबसे पहले इस तरफ से चलते हैं, लेफ्ट साइड से। यदि बार नहीं है तो ब्रैकेट देखो, ब्रैकेट नहीं है तो ऑफ देखो, ऑफ नहीं है तो क्या? भाग का चिन्ह देखो। कहने का मतलब है कि आप जोड़ और घटाव, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों एक साथ कर सकते हो। जोड़ घटाव से पहले आपको क्या करना होगा? गुणा करना होगा। गुणा करने से पहले आपको क्या करना होगा? भाग करना होगा, डिवाइड करना होगा। और डिवाइड से पहले आपको क्या करना होगा? ऑफ को सोल्व करना होगा। और ऑफ से पहले आपको ब्रैकेट सोल्व करना होगा। ब्रैकेट में भी आपकी चीजें आ सकती है, जैसे डी एम ए एस, कोई भी 4 चिन्ह आ गए,
प्लस माइनस गुणा भाग, तो सबसे पहले किसको करते हैं, डिवाइड को, फिर करते हैं मल्टीप्लाई को, फिर एड को, फिर करते हैं सब्ट्रैक्टेंस को। मतलब पहले डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में आपको जोड़ घटाव करना है। ठीक है, ये हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 में, हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अगला हमारा चैप्टर नंबर 8 है भिन्न संख्याएं। कौन सी भिन्न, समान भिन्न। समान भिन्न किसे कहते हैं, जिसका हर समान होता है उसे हम समान भिन्न कहते हैं। हर समान वाली का जोड़, ये भिन्नों का, जिसका नीचे का जो नंबर लिखा हुआ है समान होता है, उनका जोड़ना हमने पढ़ लिया। समान भिन्न का क्या करना, घटाना हमने पढ़ लिया। इसके बाद में गुणा करना हमने पढ़ लिया, और भाग करना ये हमारे सिलेबस में नहीं है। असमान भिन्न भी हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने 1-2 क्वेश्चन वहां पर करवाए हैं, 1-2 टाइप करवाए हैं, लगभग 5-7 क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, कई बार घुमाकर क्वेश्चन दे देता है, इसलिए इसका मैंने करवाया थोड़ा सा। अगला हमारा टॉपिक है लाभ और हानि प्रतिशत। लाभ और हानि प्रतिशत से रिलेटेड आपको लाभ क्या होता है, पहले तो आपको पता होना चाहिए लाभ क्या होता है। लाभ का मतलब, जैसे मैंने ये पेन खरीदा 10 रुपए में, दुकान से कितने में खरीदा, 10 में, और आपको मैंने 15 में बेच दिया। कितने में बेचा, 15 में। तो मेरे को कितना लाभ हुआ, 5 रुपए का लाभ हुआ ना। मेरे जेब से तो 10 रुपए ही गए, और 5 रुपए मेरे पास 15 आ गए, मतलब 5 रुपए मेरे पास एक्स्ट्रा हो गए पैसे। तो 5 रुपए का मेरा का लाभ हुआ। जितने मेरे पास में एक्स्ट्रा रुपए आ जाते हैं वो क्या होता है, लाभ। लाभ का मतलब फायदा कितने का हुआ मेरे को, ठीक है ना, 5 का फायदा हुआ तो वही लाभ होता है। नुकसान क्या होता है, जैसे हानि को हम नुकसान बोलते हैं। जैसे मैंने ये पेन खरीदा था 10 में और आपको 5 में बेच दिया, 5 का तो मेरे को क्या हुआ, नुकसान। तो ये नुकसान ही आपको क्या कहलाता है, हानि कहलाती है। किसी चीज को हम खरीदते हैं, पेन को खरीदते हैं, कॉपी को खरीदते हैं, घड़ी को खरीदते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स को खरीदते हैं, तो खरीदना क्या कहलाता है, आपका क्रय मूल्य कहलाता है, कॉस्ट प्राइस कहलाता है। और यदि आपने किसी दोस्त को पेन बेच दिया और ज्योमेट्री बेच दी, कोई भी आपकी बुक बेच दी, तो बेचना क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य कहलाता है, सेलिंग प्राइस कहलाता है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, और टॉपिक में हम अच्छी तरीके से करने वाले हैं। यहाँ पर एक ब्रीफ में दे रहा हूं कि क्या क्या हमने पढ़ लिया और क्या क्या करने वाले हैं। ये भी मैं बताऊंगा। सन 2023 में ये सिलेबस सेम जारी किया गया था। उसके बाद में 2024 में भी ये सिलेबस सेम था, और 2025 में भी ये सिलेबस सेम था, और 2026 में भी ये सिलेबस सेम है। मतलब 4 साल से लगातार ये सिलेबस सेम है। पिछला में 3 साल का 2025 के मेरे पास में 2 पेपर है, ये आपको मैं दिखाने वाला हूं। इसके बाद में 2024 के 2 पेपर है, ये भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। सेम इसी सिलेबस के आधार पर क्वेश्चन है, इसी सिलेबस से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं है। 2023 का एक पेपर है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा, आज नहीं तो कल दिखा दूंगा। ठीक है, सारी चीजें मैं आपको ऑथेंटिक बताऊंगा, एक एक चीज प्रूफ के साथ देने वाला हूं। अगला हमारा टॉपिक रहने वाला 10 नंबर, ये है परिमाप और क्षेत्रफल। परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, इसमें हम पढ़ेंगे आकृतियों के बारे में, वर्ग, आयत, त्रिभुज। 1 मिनट में बता देता हूं आपको, वर्ग क्या होता है, आयत क्या होता है, त्रिभुज क्या होता है। एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। एक ऐसी फिगर जिसकी चारों साइड्स क्या हो, इक्वल हो, उसे हम कहते हैं वर्ग। और इंग्लिश में क्या कहने वाले हैं, इसको स्क्वायर कहने वाले हैं। वर्ग को इंग्लिश में क्या कहते हैं मेरे दोस्त, स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, उसे हम वर्ग कहेंगे। ठीक है, जैसे ये पैनल आपको दिखाई दे रहा है, ये स्क्रीन वर्ग नहीं है, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर नहीं है, इसकी अलग अलग है। आमने सामने की भुजाएं बराबर है, लेकिन चारों भुजाएं बराबर नहीं है।
लेकिन ये वर्ग नहीं होगा, ये क्या होगा, आयत होगा। ठीक है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। फिर हम पढ़ेंगे आयत। आयत को हम बोलते हैं रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं। एक ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो, उसे हम आयत कहने वाले हैं। एक ऐसी फिगर जिसकी आमने सामने, मतलब जो फेस टू फेस साइड है ना, वो इक्वल हो, तो उसे हम क्या बोलने वाले हैं, रेक्टेंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, रेक्टेंगल बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद में हमारा है त्रिभुज। इसके बाद में हम पढ़ेंगे ट्राइंगल। इसे हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज नाम से ही पता चल रहा ना, त्रिभुज मतलब भुजा किसमें कितनी है, इसमें त्रि है। त्रि का मतलब हो गया तीन। त्रि का मतलब क्या होता है, तीन। भुज का मतलब क्या होता है, भुजा। जिसकी तीन भुजाएं हो उसे हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। जिसकी तीन भुजाएं हो उसे हम क्या कहने वाले हैं, त्रिभुज कहने वाले हैं। इनका हम पढ़ेंगे परिमाप। परिमाप क्या होता है, परि प्लस माप, ये दो शब्दों से मिला है। परि प्लस माप, परिमाप, परि प्लस माप। परि का मतलब होता है चारों ओर, माप का मतलब क्या होता है, मापना। परि का मतलब क्या होता है, चारों ओर। जैसे आपके परि, परि का मतलब चारों ओर। माप का मतलब क्या होता है, मापना। मापना समझ रहे हो, जैसे मैं मापता हूं मेरी हाइट कितनी है, इंच टेप लेकर मापता हूं ना, हाइट कितनी है, ये इसकी लंबाई कितनी है, वो स्केल लेकर मापते हैं ना, इसकी कितनी सेंटीमीटर लंबाई है, कितना सेंटीमीटर चौड़ाई है, उसको हम मापना बोलते हैं। तो चारों ओर की जो माप है उसको हम क्या बोलेंगे, परिमाप बोलेंगे। इसका कहने का मतलब है जो चारों ओर की लंबाई है, यहां से स्टार्ट करूंगा, यहां पर जाऊंगा, फिर यहां जाऊंगा, यहां जाऊंगा, ये जो टोटल लंबाई हो गई चारों ओर की, इसको हम कहने वाले हैं परिमाप। क्या कहने वाले हैं, परिमाप। और क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल। क्षेत्र, क्षेत्र का नाम सुना होगा, क्षेत्र। क्षेत्र का मतलब होता है खेत। कभी भी नाम सुना होगा हिंदी में, क्षेत्र। क्षेत्र का मतलब खेत। और गांव में देखा होगा आपने, खेत किस तरह होता है, ऐसा खेत होता है आपका, खेत। खेत का मतलब हो गया अंदर की जगह, अंदर की जो जमीन होती है, जगह होती है, वही आपकी होती है। तो क्षेत्रफल खेत से जुड़ा हुआ है। क्षेत्रफल का मतलब अंदर की जगह। जो आयत है, वर्ग है, त्रिभुज है, इसके अंदर की जो जगह होगी, इसको हम क्या कहने वाले हैं, क्षेत्रफल कहने वाले हैं, अंदर की जगह। इसके बाद में बहुभुज। बहुभुज में मतलब आ गया, जिस पांच भुजा हो गई, छह भुजा हो गई, सात। बहु का मतलब बहुत सारी भुजाएं हो, जिसमें गिनती नहीं हो सकती, पांच भी हो सकती है, छह भी हो सकती है, सात भी हो सकती है, उसको हम बहुभुज कहते हैं। जिसकी दो से ज्यादा भुजाएं हो उसे हम क्या कहने वाले हैं, बहुभुज। जैसे त्रिभुज भी बहुभुज है, आयत भी बहुभुज है, और वर्ग भी क्या है, बहुभुज है। इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं कोण। कौन सा टॉपिक, कोण वाला पढ़ने वाले हैं। कोण के प्रकार और इसका सरल अनुप्रयोग, टाइप ऑफ एंगल, इट्स सिंपल एप्लीकेशन। कोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं, एंगल। कोण क्या होता है मेरे दोस्त, कोण होता है जैसे जब एक बिंदु से दो किरणें निकलती है तो एक आकृति का निर्माण करती है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। यहां पर कोई एक बिंदु है, इससे दो किरणें निकल रही है, क्या निकल रही है, दो किरणें निकल रही है, तो इसे हम क्या कहने वाले हैं, कोण कहने वाले हैं, एंगल कहते हैं। ठीक है, अब इसमें एंगल, ये आपको केवल कॉमन सेंस के लिए पता होना चाहिए एंगल क्या होता है। आपको ये नहीं पूछेगा कि एंगल किसे कहते हैं, एंगल
आपको ये पूछेगा कि न्यून कोण क्या होता है। न्यून कोण जिसे हम एक्यूट एंगल बोलते हैं, न्यून कोण क्या होता है? एक्यूट एंगल। 90 डिग्री से छोटे कोण को क्या कहने वाले हैं? न्यून कोण कहने वाले हैं। फिर पूछेगा समकोण क्या किसे कहते हैं? राइट एंगल किसे कहेंगे? समकोण को हम बोलने वाले हैं राइट एंगल। समकोण मतलब जो 90 डिग्री के कोण होता है उसे हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। फिर आपसे पूछेगा अधिक कोण किसे कहते हैं? अधिक कोण को बोलते हैं हम इंग्लिश में ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। अधिक कोण जो 90 डिग्री से बड़ा होता है, 180 डिग्री से छोटा होता है, उसे हम कहते हैं अधिक कोण। फिर बोलेगा आपको सरल कोण किसे कहते हैं? सरल कोण स्ट्रेट एंगल, एक सीधी रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का। स्ट्रेट लाइन इसको बोलते हैं हम स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का कोण बनता है। इसे हम कहने वाले हैं सरल कोण, स्ट्रेट एंगल। फिर आपसे पूछेगा वृहत कोण मतलब रिफ्लेक्स एंगल। वृहत का मतलब हो गया बड़ा। बड़ा कोण किसे कहने वाले हैं? जिसका मान 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है, उसे हम वृहत कोण या रिफ्लेक्स एंगल बोलने वाले हैं। लास्ट कोण है आपका संपूर्ण कोण, जो 360 डिग्री का बनाता है उसे हम संपूर्ण कोण और टोटल एंगल बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद में वो पूछेगा कि पूरक कोण क्या है। पूरक कोण क्या होता है? जब दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। पूरक कोण को इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसके बाद में हम पढ़ेंगे संपूरक कोण। संपूरक कोण क्या होता है? जब दो कोणों का जोड़ आपका 180 डिग्री हो उसे हम संपूरक कोण कहने वाले। संपूरक का मतलब सो जाओ, सोते हैं तो कितना डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का। मतलब कोई दो कोण होंगे, दोनों का जोड़ कितना होगा? 180। तो दोनों कोण आपस में क्या कहलाएंगे? संपूरक कोण कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल कहने वाले हैं। ठीक है। ये हम पढ़ेंगे कोणों के बारे में। आज की क्लास हमारी सिलेबस पर आधारित थी कि हमारे कितने टॉपिक है मेरे दोस्त? 12 टॉपिक है। कितने? 12 टॉपिक। और क्वेश्चन कितने आने वाले हैं? 20 क्वेश्चन आने वाले। कितने नंबर के आएंगे? 25 नंबर के। तो आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही पढ़ना है। मैं आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ाने वाला हूं। कल मैं आपको प्रूव करके ये बताऊंगा कि हमारा जो ये सिलेबस है ये 2023 में जारी हुआ था, ये अब 2025 में भी सेम है, 2026 में भी सेम है, 2025 में भी सेम था, 2024 में भी सेम था और 2023 में भी सेम था। इसके मैं 2 पेपर लाऊंगा कल। 2024 के 2 पेपर लाऊंगा और 2023 का 1 पेपर लाऊंगा। आपको मैं दिखाऊंगा। अभी आपको सोल्व नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो हमारा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ ना। सिलेबस अच्छी तरह से कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद में रिवीजन करवाऊंगा, उसके बाद में ये चीजें करवाने वाला हूं। ठीक है। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वही पढ़ना आपको। कौन कौन से टॉपिक आपको नहीं पढ़ना? एक तो परसेंटेज, प्रतिशत का टॉपिक आपको नहीं पढ़ना। ठीक है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, याद कर लेना, दिमाग में बिठा लेना इस चीज को। एक समय चाल दूरी वाला टॉपिक आपको नहीं पढ़ना। टाइम डिस्टेंस स्पीड वाला टॉपिक नहीं पढ़ना, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। बहुत सारे लोग आपको करवा रहे होंगे, किताबों में भी दिया हुआ आता है, वो नहीं पढ़ना। ठीक है। इसके अलावा टाइम और वर्क का टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, किताबों में दे रखा, वो भी आपको नहीं पढ़ना। इसके अलावा आपका सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, ये भी आपके नहीं आता, तो ये भी आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है। एवरेज वाला भी आपको नहीं पढ़ना। औसत क्या होता है, एवरेज क्या होता है, ये भी आपको नहीं पढ़ना। ये 12 ही टॉपिक पढ़ना है। 12 टॉपिक से आपसे 20 क्वेश्चन आएंगे। देखो किससे कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। देखो कोणों से रिलेटेड आपको 2 क्वेश्चन फिक्स है। 2025 में भी 2 आए, 2023 में भी 2 और 2024 में भी 2 क्वेश्चन आए थे। परिमाप और क्षेत्रफल से रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आए और मिनिमम 2 क्वेश्चन। 2025 में 2 क्वेश्चन आए थे, 2024 में 3 क्वेश्चन आए थे और 2023 में 3 क्वेश्चन आए थे। इसके बाद में लाभ हानि से आपके 2 क्वेश्चन रहने वाले। कितने? 2 क्वेश्चन रहेंगे। 2023 में भी 2 आए थे, 2024 में भी 2 ही आए थे, 2025 में भी 2 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं।
इसके बाद में संख्यात्मक, ये सरलीकरण टॉपिक से आपका एक, कम से कम एक सवाल पूछा जाएगा और ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा 2। इसके बाद में इससे आपका 2 क्वेश्चन, मिनिमम 2 क्वेश्चन आएगा, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है। इसके बाद में भिन्नों के रिलेटेड इसका लगभग कई बार 2 या 3 क्वेश्चन पूछ लेता है, कई बार 3, कभी 4 भी पूछ लेता है। मिनिमम 3 क्वेश्चन इसका आने वाला है। ठीक है ना, 2 से 3 क्वेश्चन मान के चलिए, मिनिमम 2 क्वेश्चन, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन। इसका भी आपका मिनिमम 2 क्वेश्चन और मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आपका पूछता रहता, इन 2-3 टॉपिकों से ऊपर नीचे करता रहता। इसका आपका मिनिमम 1 क्वेश्चन आएगा और मैक्सिमम 2 क्वेश्चन। इस टॉपिक का आपका आएगा मिनिमम 1 क्वेश्चन और मैक्सिमम 2 क्वेश्चन। इस टॉपिक से आपको मिनिमम आपको 3 क्वेश्चन और मैक्सिमम 5 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो ये था हमारा मैथ का सिलेबस, नया सिलेबस बता दिया है। यदि आप चेक करना चाहते हो तो गूगल में डालना, गूगल से आप खुद भी चेक कर सकते हो, गूगल में डालना JNV स्पेस 6 JNV स्पेस 6 फिर स्पेस फिर क्लास, JNV स्पेस 6 स्पेस क्लास। यहां जाना है, जो पहली वेबसाइट आएगी ना CBSE MS, इस पर क्लिक करना है। ये आपकी मेन वेबसाइट आ गई। यहां नीचे स्क्रॉल करना, देखो लास्ट डेट है 27 तारीख। इसने फॉर्म नहीं भरा वो भी फॉर्म भर सकता है, आज 25 हो गई, बढ़ रखी है। यहां लिखा है ना क्लिक हेयर टू व्यू प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट पर क्लिक करना है। ये है प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट का मतलब इसमें सारी चीजों की जानकारी दे रखी है। ये लगभग 31 पेज का PDF है। जिसको इंग्लिश आता है तो अपने पेरेंट्स से पढ़ा लेना, जिसको नहीं आता है तो इतना कोई जरूरी भी नहीं है, मैं बता दिया है। यूट्यूब पर इसकी सारी वीडियो बता रखी है, यूट्यूब पर आप देख सकते हो। नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ सिलेबस आएगा। देखो ओरिजिनल सिलेबस आपको बताने वाला हूं। हमने जो पढ़ा है ये है सेम ही है, अलग अलग है, आप कंपेयर कर लेना मैंने आपको जो सूचना दी है सही दी है या नहीं। देखो ये आ गया ना, ये रहा अर्थमेटिक टेस्ट। अर्थमेटिक का मतलब मैथ होता है। क्या होता है? मैथ। 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, 25 नंबर के आएंगे, 25 नंबर के। और टॉपिक भी आ जाएंगे आपके। ये तो है रीजनिंग के टॉपिक है, पहले रीजनिंग के टॉपिक दे रखे हैं, फिर मैथ के टॉपिक आएंगे। ये आपके मैथ के टॉपिक है। जिसको इंग्लिश आनी पढ़ लेना, मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करके आपके लिए लाया है। द मेन पर्पज ऑफ दिस टेस्ट इज टू मेजर कैंडिडेट बेसिक कंपिटेंस इन अर्थमेटिक। ऑल 20 क्वेश्चन ऑफ टेस्ट विल बी बेस्ड ऑफ द फॉलोइंग 12 टॉपिक: नंबर और नंबर सिस्टम, 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर, फैक्टर एंड मल्टीपल इंक्लूडिंग दियर प्रॉपर्टीज, डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशन, 5वां कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन टू डेसिमल एंड वाइस वर्सा, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास, कैपेसिटी, टाइम, मनी, सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, फ्रैक्शनल नंबर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शनल एंड multiply, unlike fraction and divide, division of fractional number not include, profit and loss without calculation of percentage। आ गया ना लिखा हुआ, profit and loss without calculation of percentage, calculation of percentage of profit and loss is exempted from the topic। exempt का मतलब हटाया गया है। इसके बाद में पैरामीटर एंड एरिया, पैरामीटर ऑफ पॉलीगन, एरिया ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल is a part of rectangle, type of angle and its simplification, data analysis uses by diagram, graph and line chart। ये आपको मैंने बता दिया। आज की क्लास के लिए इतना ही, ठीक है।
फिर कल मिलने वाले हैं, एक बार पेपर को आपको दिखा दूंगा, फिर हम कल एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। पहले मैं आपको पेपर दिखाऊंगा, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। हमारी जो क्लास रहती है, अब रीजनिंग की क्लास होगी, उसके बाद में हिंदी और इंग्लिश की क्लास होगी। तो 2 क्लासों के बीच में कम से कम आपका 10 मिनट का गैप रहता है। तो 10 मिनट के रेस्ट में आप पानी पेशाब करके आराम से रिफ्रेश हो जाओ, खाना वाना खा करके, फिर 10 मिनट बाद में आ जाना। 10 मिनट का लगभग गैप रहता है 2 क्लासों के बीच में। तो आपको 10 मिनट का रेस्ट है, आराम से खाना खाओ, पानी पियो और थोड़ा सा रेस्ट करके आ जाओ। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।